हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हम पढ़ रहे थे अनुवाद में कोश का महत्व, कोश के प्रकार और कोश के उपयोग तथा संकेत प्रणाली। इसमें हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ लिया था, महत्व भी पढ़ लिया था, कोश के प्रकार पढ़ेंगे आगे और वो हमने पढ़ लिया था कोश के उपयोग पढ़ते हैं। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कोश के उपयोग। अब हम पढ़ेंगे शब्दकोश के उपयोग। देखिए, शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश शब्दों और उसकी परिभाषाओं का एक संग्रह होता है। संग्रह का मतलब होता है एक लाइब्रेरी जैसा, जिसमें रखा जाता है, संचित किया जाता है उन सब चीज़ों को। ये संग्रह अधिकतर पुस्तकों के रूप में मुद्रित रहते हैं, लेकिन अब कुछ संग्रह कंप्यूटर का उपयोग के लिए भी डिजाइन किए गए हैं। जैसे पहले क्या होता था कि लोगों को पहले जब जानकारियाँ मिलती थी तो वो क्या करते थे, उनको लिख कर रख देते थे या तो चित्र बना देते थे दीवारों पे। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध हैं, तो क्या करते हैं, अब कंप्यूटर में भी, फ़ोन में भी सब क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं ताकि उनके आगे काम आए। शब्दकोश के प्रकार हैं व्यक्ति कोश, विषय कोश, पुस्तक कोश, भाषा कोश और विश्व ज्ञान कोश। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। शब्दकोश के उपयोग देखिए, शब्दकोश शब्दों और उनके अर्थों वर्णानुक्रमिक सूची है। शब्दकोश शब्दों की बेहतर समझ, किसी भाषा या क्षेत्र की समग्र जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। शब्दकोश उपयोगकर्ता को परिभाषा में देखने की मदद करते हैं। ठीक है, जो शब्दकोश होता है वो, कोई सा भी आप बुक लिख रहे हैं, कोई सा भी अनुवाद कर रहे हैं, तो आपको उसमें वो शब्द मिलेंगे जिससे भी आप जिस लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अनुवाद करेंगे, उसका 2 से 3 शब्द उसमें भाषा में उसका क्या दिया रहता है, आपका उसका अर्थ दिया रहता है, तो आप अच्छे से उसका अनुवाद कर सकेंगे अर्थों के साथ। अब हम पढ़ेंगे पर्याय कोश के उपयोग। पर्याय कोश में केवल पर्यायवाची शब्द एक साथ दिए जाते हैं, उनकी व्याख्या नहीं दी जाती। इसका उद्देश्य होता है कि सभी मिलते जुलते प्रयोगकर्ता के सामने आ जाए, ताकि वह उनमें से अपने कार्य के हिसाब से आवश्यकतानुरूप सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कर सके। जैसे कि पर्यायवाची कोशों की समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी के प्रमुख पर्याय कोश कौन कौन से हैं? डिंगल नाममाला हर्राज का, प्रकाश नाथ काला मियाँनूर का, नाम प्रकाश भिखारी दास का। ठीक है, उपयोग देख लेते हैं। पर्याय कोश वह ग्रंथ है जिसका उपयोग किसी शब्द के अर्थ एवं उसके पर्यावरण शब्दों को जानने के लिए होता है। पर्याय शब्दों को जानने के लिए पर्याय कोश के माध्यम से शब्द के अर्थ के साथ साथ उसके अनेक पर्यायवाची शब्दों को जानकारी मिलती है, जो अनुवाद कार्य के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। सेम है, सबका उपयोग किसमें किया जाता है? अनुवाद करने के लिए, एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंज करने के लिए। अब है आपका उच्चारण कोश के उपयोग। उच्चारण कोश क्या होता है? उच्चारण कोश किसी भी कोश का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग माना जाता है। सभी स्तरीय कोशों में, चाहे वो वर्णनात्मक हो, ऐतिहासिक या फिर तुलनात्मक कोश हो, उच्चारण दिया जाता है। कभी प्रविष्टि के साथ ही उच्चारण दे दिया जाता है, तो कभी कभी प्रविष्टि के अंत में भी दे दिया जाता है। अंग्रेजी के कोश वेबस्टर चैम्बर्स तथा ऑक्सफोर्ड के कमिल बुल्के के अंग्रेजी हिंदी तथा चतुर्वेदी तिवारी को व्यवहारिक हिंदी अंग्रेजी कोश में उच्चारण दिए गए हैं। उच्चारण कोश का महत्व क्या है? उच्चारण कोश के महत्व को बताते हुए कृष्ण कुमार भार्गव ने लिखा है कि उर्दू के शब्दों में नुक्ता कितना महत्वपूर्ण होता है, यह उन 2 शब्दों जलील और जलील से स्पष्ट हो जाता है। देखिए, 2 अंतर दिए गए हैं जलील के इसमें। जलील का मतलब होता है एक संभ्रांत और योग्य व्यक्ति को कहते हैं, जबकि जलील एक खराब व्यक्ति को होता है। इसी प्रकार बाजी और बाजी का अंतर देखिए, बाजी का अर्थ बहन होता है, जबकि बाजी का अर्थ दाव होता है। बाजी एक होता है बाजी, एक होता है बाजी। ठीक है, अब है आपका भाषिक कोश के उपयोग। भाषिक कोश में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार एक भाषा के कोश जिनमें क्या होता है कि अर्थ उस भाषा से उसी भाषा में दिए गए हों, अथवा जिनमें अर्थ एक भाषा से दूसरी भाषा में जो प्रमुखता 3 प्रकार के हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक कहते हैं। उपयोग क्या होता है? उपयोग इसका होता है कि किसी भाषा की संरचना, उसके अर्थ, महत्व, उसके रचनात्मक प्रयोग का आधार ही कोश ही होते हैं। अतः कोश का उपयोग भाषा संबंधी, उसके अर्थ संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। अब देखिए, विषय कोश के उपयोग क्या होता है? विषय कोश के अंतर्गत उन कोशों की चर्चा की जा सकती है जिनमें किसी एक विषय संबंधित सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, जैसे संगीत कोश, नृत्य कोश, संस्कृति कोश, वैदिक धर्म कोश, पौराणिक कोश, अर्थशास्त्र कोश आदि। उपयोग क्या होता है? विषय कोश का निर्माण चूक विभिन्न विषयों के आधार पर किया जाता है। अब किसी विषय विशेष की जानकारी हमें एक कोश के माध्यम से हो जाती है। विषय कोश ज्ञान विज्ञान के किसी एक क्षेत्र का चयन करके उसी विषय से संबंधित सामग्री की अधिक से अधिक जानकारी होती है। अब देखिए, परिभाषा कोश के उपयोग क्या होते हैं? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों को उनकी परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में
अच्छी तरह से समझने और जानने के लिए परिभाषा कोश का निर्माण हुआ है। जैसे कि हमारे पास एक पूरी बुक है, लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं या जो लेखक होते हैं उन्होंने उनकी परिभाषाएं होती हैं, वो 2 से 4 लाइन में उन पूरी बातों का मतलब निकाल कर आपको बता देते हैं। तो ये होता है परिभाषा कोश। उपयोग हम देखते हैं, परिभाषा कोश के अनेक उपयोग हैं, चूँकि इनमें किसी एक विषय के जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि अथवा एक ही परिवार के कई विषयों जैसे मानविकी, विज्ञान आदि के केवल परिभाषिक शब्दों की विवेचना या जानकारी दी जाती है, जिसमें कभी भी कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर कोश के माध्यम से हमें उपलब्ध हो जाती हैं या हम उनका लाभ क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। विश्वकोश के उपयोग देखते हैं। विश्वकोश का उद्देश्य संपूर्ण विश्व की कला एवं विज्ञान के समस्त ज्ञान को संकलित करके उसे व्यवस्थित रूप से सामान्य जन के उपयोगार्थ उपस्थित करना तथा भविष्य के लिए सुरक्षित करना होता है। यानी कि विश्वकोश का जो मतलब जो उसका उपयोग ये है कि उसको क्या करते हैं, सारी जानकारी इकट्ठा करके उनको रखते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में आने वाले जितने भी लोग हैं या जो इनका प्रयोग करने वाले, अनुवाद करने वाले लोग हैं, उनको या जिनको सिर्फ जानकारी भी चाहिए, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। अब विश्वकोश के उपयोग देखिए, मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। विश्वकोश की सहायता से संपूर्ण विश्व कला की विज्ञान के ज्ञान का एक ही जगह पर मिलने से ज्ञान वृद्धि के साथ साथ सामान्य जन के इसके उपयोग में सुगमता रहती है। आधुनिक विश्व शिक्षा के विश्व पर्यायवाची रूप स्वरूप ने शिक्षार्थियों एवं ज्ञानार्थियों के लिए संदर्भ ग्रंथों का व्यवहार अनिवार्य बना दिया है। देखिए, अब हमारा है साहित्य कोश के उपयोग। साहित्य कोश में है हिंदी साहित्य कोश। हिंदी साहित्य उनसे संबंधित विषयों का कोश है। 2 भागों प्रकाशित इस कोश के प्रधान संपादक धीरेन्द्र वर्मा थे। हिंदी साहित्य कोश के संपादकों का मानना था कि हमारे विचार में सबसे पहले एक ऐसे साहित्य कोश की आवश्यकता थी जिसमें हिंदी साहित्य की प्राचीन और नवीन पारिभाषिक शब्दावली का प्रमाणिक अर्थ, साहित्यिक गतिविधियों का संचालित और प्रभावित करने वाले विभिन्न वादों प्रवृत्तियों का ऐतिहासिक और शास्त्रीय परिचय, शिष्ट तथा लोक साहित्य के विविध रूपों का विवेचन, साहित्यिक भाषा तथा बोलियों का भाव या सामान्य ज्ञान प्राप्त हो सके। अब इसमें देखिए, प्राचीन साहित्य शास्त्र में क्या है, रस है, ध्वनि है, अलंकार, रीति, छंद है। फिर प्राचीन तथा नवीन है, प्राचीन तथा आधुनिक है, प्राचीन, नवीन और पाश्चात्य है, काल युग है और धाराएं हैं, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक तथा सामाजिक। यानी कि साहित्य में आपका सारी चीज़ें इसमें क्या आ जाती हैं, आ जाती हैं। पहला देखिए आपका नामावची शब्दावली में क्या क्या आता है आपका, तो इसमें आता है आपका लेखक, प्रमुख कृतियाँ, प्रधान पात्र, प्रमुख साहित्य, प्रमुख पत्रिकाएँ और पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्र। मिथक कोश के उपयोग क्या होते हैं, प्राचीन पौराणिक या पुराण कथाओं या तथ्य जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे उसे मिथक कहलाता है। मिथक अंग्रेजी का शब्द मिथ होता है, का समानार्थी शब्द है। मिथ में उन काल्पनिक कथाओं को लिया जाता है जो मानव की ब्रह्मांड प्रकृति और मानव व्यवहार जीवन से संबंधित प्रश्न के उत्तर में होद के रूप में संबंधित हो। ये 2 प्रकार की होती हैं, प्रकृति के साथ जुड़ी और परलौकिक ऐसा माना गया है। इसका उपयोग क्या होता है, मिथक कोश का उपयोग मिथकीय शब्दों की यथार्थ जानकारी के लिए उपयोगी होता है। एक रचनाकार जब अपनी रचना में मिथकीय शब्दों का प्रयोग करता है तब हम उसका अर्थ उस शब्द का से समझ पाते, तो मिथक कोश का सहारा लेते हैं। संकेत प्रणाली क्या होता है, संकेत प्रणाली से आशय एक ऐसी प्रणाली से जिसमें शब्दों के स्थान पर अर्थ व्यक्त करने के लिए संकेतों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जब ट्रैफिक जब लगता है तो उसमें 3 बत्तियाँ लगती हैं, तो इसमें पता चलता है कि कौन सी बत्ती कब जलेगी, तो हमें रुकना है, जाना है या रेडी होना है। तो वैसे ही संकेत प्रणाली है। संकेत प्रणाली के द्वारा हमें कई चीज़ें बताई जाती हैं। देखिए, उसके बाद है आपका मूक बधिरों के लिए संकेत प्रणाली। संकेत प्रणाली का उपयोग उन लोगों के लिए या उन लोगों के द्वारा अधिकतर किया जाता है जो सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, अथवा बोलने के लिए उन्हें अपनी आवाज़ का उपयोग करने में कठिनाई होती है। तो क्या करते हैं, अपने हाथों से या कोई ड्राइंग बना के या चेहरे से उंगलियों से इशारा करते हैं। ठीक है। यातायात के लिए संकेत प्रणाली आपको पता है, रेलवे की संकेत प्रणाली पता है आपको। ठीक है। सड़क यातायात की संकेत प्रणालियाँ होती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं। देखिए, संकेत प्रणाली के चिन्ह हैं, ये जो चिन्ह है मार्ग के बदलाव को दर्शाता है। वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आएगा नहीं, ना ही आपसे पूछा जाएगा कि संकेत प्रणाली के चिन्ह बताइए। ठीक है। यू टर्न वाला है, हॉर्न ज़्यादा देर तक ना बजाएं, ओवरटेक ना करें। ठीक है। हाथ के संकेत आपको पता है, हाथ दाईं ओर मुड़े, बाईं ओर मुड़े। स्पीड लिमिट का भी दे रखा है यहाँ पे। ये है आपके संकेत प्रणाली। और फिलहाल के लिए चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।